ओके, वेलकम टू काशी विद्यापीठ। मेरा नाम है अमन वर्मा और हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज़ की सीरीज़। कल दो क्वेश्चन के जिसके आंसर फंस रहे थे उसको हम बिल्कुल एंड में करेंगे। अभी हमने कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन आगे। 28 नंबर क्वेश्चन। ओके, इसको कराने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। क्या है कॉन्सेप्ट? एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क। मैं कितना एफिशिएंट हूँ, मतलब मैं एक घंटे में या एक दिन में कितना काम कर सकता हूँ, वो मेरी क्या है? एफिशिएंसी। ओके, और टाइम, कितना टाइम मुझे लगता है ये टोटल काम करने में। तो ये है फॉर्मूला हमारा, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने का तरीका है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला है? अब कितने मैंने, और एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि अगर एफिशिएंसी 1% है तो 1 नहीं। अगर एफिशिएंसी, अगर मान लो 4% है तो उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 4 इंटू ई मल्टीप्लायर, जितना टाइम वो लेंगे कंप्लीट करने में, और इक्वल्स टू आएगा हमारा टोटल वर्क। ओके, तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी क्या है, यहाँ पे कितने मैन है? 3n माइनस 1 मैन है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 की जगह मैं क्या लिखूँगा? यहाँ पे मैं लिख दूँगा 4 की जगह यहाँ मैं लिख दूँगा 3n माइनस 1। ये मेरा क्या है? नंबर ऑफ पर्सनस। और मैन की एफिशिएंसी में ई की जगह मैं एम लिख देता हूँ कि मेरी मैन की एफिशिएंसी है। और कितने डेज लगे कंप्लीट करने में? 2n प्लस 1। तो टाइम की जगह मैं लिख देता हूँ 2n प्लस 1 इक्वल्स टू मेरा टोटल वर्क कितना है? एक्स इन्होंने बोला है। ठीक है, ये इन्होंने बोल दिया। तो ये हमारी है जी पहली क्वेश्चन। अब दूसरी बार में क्या बोल रहे हैं कि अब हमारे पास मैन कितने? 3n प्लस 1 है। तो मैन कितने? अब 3n प्लस 1 है। उनकी एफिशिएंसी एम ही रहेगी क्योंकि मैन ही है ना सेम। अब वो कितने डेज लगा रहे हैं? 4n माइनस 3 मल्टीप्लाई 4n माइनस 3 इक्वल्स टू टोटल वर्क क्या है? अब y। अब कह रहे हैं जी हमें x और y की रेशियो भी दे रखी है, यानी 6:11। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे सबको यहाँ दिमाग में आ जाना चाहिए कि अब ये क्या करने को कह रहे हैं, ये अब हमें डिवाइड करने को कह रहे हैं। ओके, इसकी वैल्यू क्या है? 6/11 ये बोला गया है। कोई कन्फ्यूजन? इफ़ x रेशियो ऑफ y इज 6:11 हो गया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू निकालनी है अब हमें। तो कितना आसान क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? मुझे बहुत दिखता है, m से m कट गया। ओके, अब क्या करेंगे हम? तो इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाला x और y को, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें 6/11 मिल चुकी है। तो ये तो गायब कर दो। अब बचा ये वाला। अब क्या करो? इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, ये भी कर सकते हो। या दूसरा क्या कर सकते हो आप कि यहाँ पे वैल्यू फिल करके देख सकते हो। इनमें से कोई भी वैल्यू n की जगह फिल करो, देखो क्या वही आ रहा है। पर वो मुझे लगता है वो ज़्यादा, वो भी टाइम कंज्यूमिंग ही है। ओके, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फटाक से करना था। आपको पता है बेसिकली इतना कुछ लिखना था, डायरेक्ट ये लिखना था। पेपर में आप डायरेक्ट ये वाले नहीं लिखोगे। ओके, चलो अब करते हैं मल्टीप्लाई। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? ये वाला इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो क्या आएगा? इक्वल्स टू बीच में रख लेता हूँ मैं। 4 थी 12n स्क्वायर इंटू 6 करना है, 12 6 के 108, ओ सॉरी 72। सुहाना सफ़र, और ये 72 हो गया। ओके, अब क्या हो गया? 3n माइनस 3 हो गया माइनस 9n, और 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 54 n। उसके बाद ये हो गया 3n। अब 1 4n से हो गया तो प्लस 6 चौका 24n हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 18। अब जिसको समझ नहीं आ रहा, मैंने ये वाली इक्वेशन यहाँ मल्टीप्लाई करी है 6 के साथ, तो यही आएगा। ऐसा ही थोड़ा फास्ट होना है आपको, डायरेक्ट मन में सोचो। अब बच्चों वाले दिन गए, आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आप। अब 11 इधर मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट, तो क्या होगा? तो मैं कर क्या रहा हूँ? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे 3n को मैंने 2n से किया तो कितना आएगा? 6n स्क्वायर, और 6n स्क्वायर को 11 से करूँगा तो क्या आएगा मेरा? बताओ जल्दी। 66n स्क्वायर आएगा। ऐसे ही 3n जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3n इंटू 11 33n, प्लस माइनस 2n के साथ होगा तो माइनस 2n इंटू 11 माइनस का 22n हो जाएगा। फिर माइनस 1 के साथ 11 होगा तो माइनस का 11। ओके, तो ये हो गया जी हमारा। अब आगे चलते हैं इस पर। अब क्या होगा? अब 6n स्क्वायर में से ये मेरा n स्क्वायर वाला कहाँ गया भाई?
एन स्क्वायर कहाँ गया? अच्छा यहाँ एन स्क्वायर है, यहाँ पे एन स्क्वायर है, ठीक है 72 एन स्क्वायर। अब आ कहते हैं 72 में से ये वाला गया तो कितना आ जाएगा भाई? 6, इधर आएगा 6 एन स्क्वायर। अब ये 54 और ये वाला प्लस करूँगा मैं, वो सॉरी ये जाएगा तो कितना का 4 4 0 30, माइनस का 30 एन आएगा इधर, माइनस का 30 एन इस साइड है और इस साइड क्या है? 11 आ जाएगा, सॉरी 10, 3 2 गया 1, 3 2 गया 1, 11, ठीक है 11 इधर प्लस का तो उधर प्लस चला जाएगा तो 41 एन यहाँ पर, माइनस 11 और माइनस 18, 18 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, ये बच रहा है अभी 6 एन स्क्वायर। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन रही है? 6 एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 7 इक्वल्स टू 0। समझ आ रहा है बाबू? ठीक है, ओके। अब एन की वैल्यू निकालनी है तो अब क्या करो, डायरेक्टली एन की वैल्यू यहाँ से फिल करके देख लो कौन सी सेटिस्फाई करिए। अगर मैं एन की वैल्यू 6 रखूँ तो चिकम 36 इंटू 6 216 माइनस 6 चुका 24 246, 246 में से ये गया तो 0 माइनस का 30 प्लस ये क्या था? 7 था तो 0 नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन भी नहीं चल रहा। सेकंड 7 7 से 49 इंटू 6 6 9 54 49 इंटू 6 6 54 5 जगह 24 5 29, ओहो 294, ठीक है माइनस 41 एन इंटू 7 जगह 28 माइनस का। अब यहाँ से गया तो 7 आएगा इसमें 7, ओके बस ये हो गया 7 आ गया बस, ठीक है भाई। पहला वाला बी वाला 0, ओके बी वाला 0 है। यहाँ पे माइनस का 7 है ना बेसिकली, यहाँ पे माइनस का 7 आएगा क्योंकि हम 7 उस साइड लेके जा रहे हैं ना, 7 हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला फिट हो रहा है बी ऑप्शन। थोड़ा फास्ट करना है आपने इसमें, मैं समझाऊंगा तो टाइम तो लगेगा, आपको सॉल्व करना है तो फास्ट करना है, ओके। अभी यार ऐसे क्वेश्चन को देख के ना बहुतों की हालत टाइट हो जाती है बट ये क्वेश्चन थोड़े से मेरे को अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, थोड़ा दिमाग यूज़ करना पड़ता है बट कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी पड़ती है, ओके। तो जब भी क्वेश्चन आए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तीनों इक्वल है तो मैं इसको इक्वल्स टू के रख सकता हूँ क्योंकि और कुछ तो मेरे को दिख नहीं रहा। इससे क्या आएगा मेरे पास कि अगर मैं पहला वाला जो फ्रैक्शन है इसको के इक्वल रखूँ, अगर मैं इसको के इक्वल रखूँ तो मेरे पास क्या आएगा? ए वाई माइनस बी एक्स, अरे भैया लिख लो बी एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा? के, थोड़ा मैं स्पेस दे के लिखता हूँ क्योंकि अभी मेरे को कुछ करना है होगा इसमें, ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल्स टू के, ओके के ओके अब यहाँ पे क्या बनेगा? सी एक्स माइनस ए जेड इक्वल्स टू के बी, अच्छा के यहाँ पे सी भी आएगा क्योंकि सी भी आना नहीं चाहिए उधर मल्टीप्लाई हुआ तो। और तीसरी क्या बन जाएगी क्वेश्चन यहाँ पे? बी जेड माइनस सी वाई इक्वल्स टू ए के लिखो या के लिखो, एक ही बात है। मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे मेरे नज़रों में क्या पड़ा, नज़रों में मुझे क्या दिखाया, मुझे बहुत दिखता है सी वाई और इधर मेरे को ए वाई दिख रहा है। अगर ये बताओ मुझे दोनों को इक्वल करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? सोचो सी वाई और ए वाई को इक्वली करना हो तो क्या इसमें वाई और वाई कॉमन है इसमें? बिल्कुल। क्या डिफरेंट है? ए और सी डिफरेंट है बस। अगर यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन में अगर यहाँ पे सी आ जाए और यहाँ पे ए आ जाए तो क्या ये दोनों बराबर हो गए? ओके बिल्कुल सेम। तो सी अगर आपने सिर्फ यहाँ किया तो सिर्फ यहाँ तो कर नहीं सकते, आपकी मर्ज़ी तो चलती नहीं, आपको पूरी इक्वेशन में सी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी ए मल्टीप्लाई करना आपको पड़ेगा और यहाँ पे भी ए स्क्वायर के। अब क्या हुआ? अब देखो यहाँ पे ए बी जेड बन गया और यहाँ पे ए जेड है, मतलब यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है? बी मिसिंग है, तो बी मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में और यहाँ पे के बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे कि अगर मैं सबको ऐड करूँ LHS और RHS वाली टर्म्स सारी ऐड करूँ तो क्या दिखेगा मेरे को? ये CAY या ACY कह लो, ये प्लस में है और ये ACY माइनस में, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या बन जाएंगे? 0। ओके, आगे ये मेरे को BCX दिख रहा है,
यहाँ भी दिख रहा है मेरे को, सेम ही तो है, बस आगे पीछे वर्ड से। ये प्लस का है और ये माइनस का है, जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये भी क्या बनेगा, 0। मज़ा आ रहा है। अब क्या बचा, ये ए बी जेड दिख रहा है मेरे को, और ये बी ए जेड ये भी दिख रहा है, एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बनेगा, 0। ओके, तो ये वाली टर्म्स तो मेरी बिल्कुल 0 होगी। और इस साइड में बस क्या बचा, ये सारी ऐड होंगी, तो सब में के कॉमन आ रहा है और बच क्या रहा है ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ आया बाबू? ओके, अब इससे मेरे को क्या पता लग रहा है कि के इक्वल्स टू 0 होगा। बोलो, के इक्वल्स टू 0 होगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी 0 होगा। लेकिन हमें यहाँ पे ज़रूरत सिर्फ के इक्वल्स टू 0 की है। कहाँ है बताते हैं। के इक्वल्स टू 0 आया, इतना समझ आया सबको। के इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, के इक्वल्स टू 0 आ गया। ब्लू चल रहा है, नहीं ब्लू नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, येलो चल रहा है। के इक्वल्स टू 0 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये के मेरे को तीनों इक्वेशन में दिख रहा है, इधर भी और इधर भी। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस के की वैल्यू यहाँ फिल करता हूँ। उससे क्या मेरे को मिलेगा कि अगर मैं पहले इक्वेशन में फिल करता हूँ क्या, के इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास क्या बचेगा, ए सी वाई, वेयर इज माई पेंसिल, ए सी वाई माइनस सी बी एक्स इक्वल्स टू 0 बन जाएगा कि नहीं, ऑब्वियस बनेगा। तो मेरे पास इस साइड से क्या आएगा, अब ये आगे इक्वेशन सॉल्व होकर क्या बनेगी, ये बन जाएगा, है ना, क्योंकि सी बी एक्स उस साइड जाएगा। अब मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है, मुझे बहुत दिखता है सी से सी ये कैंसिल, अब बचा ए वाई इक्वल्स टू बी एक्स। और अब मैं क्या देख सकता हूँ यहाँ से, इनको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे को एक्स बाय वाई क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, ए बाय बी मिल जाएगा इसको सॉल्व करके। क्या ये मेरा पहला ऑप्शन है ना, तो पहला ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट होगा, ऑब्वियस है, बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं के की वैल्यू इसमें इक्वेशन में फिल करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगी, ये वाली वाली बनी, ये बी सी एक्स और बी ए जेड इक्वल होगी। उससे मेरे पास क्या आएगा, बी और बी कैंसिल होगा, और क्या बचेगा मेरे पास, सी एक्स इक्वल्स टू ए जेड। और यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, एक्स बाय जेड क्या मिलेगा मुझे, मेरे को निकालना क्या, अच्छा एक्स और जेड चाहिए ना, तो मैं को क्या निकाल लेता हूँ मैं इसमें से, कि सी ए निकाल लेता हूँ, ठीक है। ओके, एक्स बाय जेड क्या आएगा मेरा यहाँ पे, ए बाय सी आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं थर्ड में फिल करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, वाई बाय जेड मेरा क्या बनेगा बच्चा, ए कटेगा, इक्वल्स टू वाई बाय जेड बनेगा मेरा बी बाय सी बनेगा। हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? सोच लो थोड़ा, अब तक देख लो आप, फिर उसके बाद कंटिन्यू करें थोड़ा समय। ठीक है, अब मैं ऊपर वाली टर्म्स थोड़ी सी इरेज करता हूँ, मेरे को जगह चाहिए। अब मैं यहाँ से क्या बना सकता हूँ, पेंसिल, इस वाली इक्वेशन से मैं क्या बना सकता हूँ, मैं x बाय ए इक्वल्स टू वाई बाय बी रख सकता हूँ यहाँ पे, ये मिलेगा मुझे। और इस वाली इक्वेशन से क्या मिलेगा मुझे, x बाय ए इक्वल्स टू जेड बाय सी मिलेगा। और यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, z बाय बी इक्वल्स टू वाई बाय सी मिलेगा मुझे। ओ सॉरी, z बाय सी इक्वल्स टू वाई बाय बी मिलेगा मेरे को। z बाय सी इक्वल्स टू वाई बाय बी मिलेगा मेरे को। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अगर मैं, देखो हमें यहाँ पे आंसर किस में लाना है, z बाय सी में लाना है, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूँ इधर, Z/C में चाहिए, ठीक है, तो सबको मैं Z/C के इक्वल रखता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन सा कर रहा हूँ मैं। देखो y/b क्या है मेरा, ये y/b है। यहाँ पे x/a जो है किसके इक्वल है, y/b के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे y/b किसके इक्वल है, Z/C के लिए। क्या मैं x/a को यहाँ पे Z/C लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है आपस में। ओके, अब नीचे वाले टर्म्स का वो ज़रूरत नहीं है, मैं अभी इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इधर क्या चाहिए अपने को, और ये y/, मैं ऐसे लिख देता हूँ y/, और इधर लिख देता हूँ, सॉरी सारा ऐसे लिखता हूँ, और ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ y/b इक्वल्स टू Z/C, ये वाली लिखी मैंने इधर। ओके, अब तीसरी बात, ये वाली मैं क्या लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ Z/C इक्वल्स टू x/a लिखता हूँ। ऐसा क्यों किया, अब देखो, और यहाँ से एक और चीज़ मेरे को पता लगी कि ये वाला जो x/a है ये किसको इक्वल है, Z/C के। तो क्या मैं इसकी जगह Z/C लिख दूँ। अब मैं बोलोगे कि दोनों टर्म सेम हो गए, क्यों लिख रहा हूँ ऐसे, बता रहा हूँ मैं। अब ये तीनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूँ तो क्या मेरे पास ये बनेगा LHS में। यहाँ पे एक और रुक जाओ, यहाँ पे कुछ बताना है आपको। जब आपके पास ऐसा हो, जब आपके पास ऐसी फ्रैक्शंस बन जाए कि x/a Z/C के इक्वल है, y/b Z/C के इक्वल है, और Z/C Z/C के इक्वल है, जब तीनों चीज़ें एक के इक्वल हो तो आपके क्या बनता है, न्यूमरेटर का जो सम होता है तीनों में अपॉन डिनोमिनेटर में जो सम होता है तीनों में इक्वल होता है, जिसके ये तीनों इक्वल हैं। बस इतनी सी बात है। ओके, ये तीनों किसके इक्वल हैं, सेम ही चीज़ के इक्वल हैं, Z/C Z/C Z/C। तो क्या होगा कि जो न्यूमरेटर हैं सारे वो ऐड होंगे, और जो डिनोमिनेटर सारे वो ऐड होंगे, इक्वल हो जाएगा Z/C के। अगर यहाँ इस क्वेश्चन में Z/C की जगह अगर आपको यहाँ पे y/b देता था तब भी कर लेते, तब भी ऐसे ही करना था जस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपस में क्या है, सारे इक्वल हैं। तो Z/C की जगह y/b रखोगे तब आंसर आपका y/b में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आपकी। ओके, नेक्स्ट। भाई 2 क्वेश्चन किया और 17 मिनट हो गए भाई साहब। अ पर्सन विशेज टू फेंस 375 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जी, ठीक है, क्या है हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, क्या कह रहे हैं कि फेंस करना है अब इसको हमें, इसके बीच में एरिया कितना है इसका, 375 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया इसका। ही हैज़ 65 मीटर ऑफ बार्ड वायर। जिस तार से इसको ऐसे फेंसिंग करनी है ना चारों तरफ से, उसकी लेंथ कितनी है, 65 मीटर। एंड इज़ एबल टू फेंस ओनली 3 साइड्स ऑफ गार्डन। ओके, तो कह रहा है कि जब उसने तार लगाई ना तो तार इतने में ख़त्म होगी, ठीक है। तार इतना बड़ा क्यों बना रहा हूँ मैं, देखो, अब वो मान लो उसके पास तार थी ना, वो यहाँ पे लगा रहा था मेरा वाइट वाला पोर्शन, तो वो तार लगानी शुरू की उसने, इस पे गया, यहाँ लगाई, यहाँ भी लग गई, मैं डबल चला रहा हूँ लेकिन वो सिंगल सिंगल लगाया उसने, इन तीनों जगह में उसने तार लगा दी और ख़त्म हो गई। तो आप कह सकते हो ये 65 मीटर कहाँ लगा, ये मान लो इसकी साइड थी ए, ये भी ए, ये बी थी और ये बी थी ब्रेथ, तो कहाँ कहाँ तार लगी उसकी, इस ए पे लगी है, इस बी पे लगी है, इस ए पे लगी है, यानी 2a + b पे लगी है, क्या है मैं ये कह सकता हूँ। ओके, एंड इज एबल टू फेंस ओनली 3 साइड्स गार्डन। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, पेरीमीटर, अगर मेरे को बी मिल जाए तो क्या मैं पेरीमीटर निकाल सकता हूँ, बस यही तो चाहिए मुझे कि यहाँ पे कितना लगा। एरिया क्या है 375, यानी हमें L/B दे रखा है 375। अगर मैं 2 नंबर निकाल लूँ जिसको मल्टीप्लाई करके 375 आता है, तो क्या मेरी बात बन जाएगी और यहाँ भी सेटिस्फाई हो जाए वो 2 नंबर। जैसे यहाँ पे L/B की जगह मैंने AB ले रखा था, मैं AB लिखता हूँ,
ठीक है। तो अगर मैं इसका फ्रैक्शन करूँ 375, दूसरा तरीका क्या, आप इक्वेशन बना के कर सकते हो। 5 7 35, 5 15 3 75, और सॉरी 15 5 75, 5 3 15 3, तो 5 3 बार आ रहा है और 3 2 बार आ रहा है, 9। तो ये क्या हो जाएगा 45, 125 हो रहा है, सॉरी ये 5 में यहाँ रख दूँ तो 25 और 45, 25 और 45, क्या ये बन रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए पक्का। तो 45 2a यानी 70, सॉरी 90, 90 + 25, ये ज़्यादा हो जा रहा है, ये नहीं, ये बनेगा नहीं। अब और क्या कर सकते हैं इसमें, 3 बार ये था और 2 बार ये है, तो और क्या कर सकते हैं, 3 3 9 45, नहीं हुआ। 25 25 75 और 15 कर लेता हूँ, 75 और 15 तब भी ज़्यादा हो जाएगा। 30 प्लस, नहीं 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 नहीं, ओके, तो ये 5 वाला कम करना पड़ेगा, तो लगता है मेरे को 25 25 25 25 और 9 बन नहीं रहा है यार ये, शायद कहीं फैक्टराइजेशन तो गलत नहीं करी मैंने, 15 लिखा हुआ है उस वजह से तो गलत नहीं हो रहा। अगर मैं 5 लिखता हूँ तो 5 5 एक 5, 2 से 25 25, 5 से 15, अच्छा एक ही तो 3 आ रहा है यार, एक ही 3 आ रहा है, एक ही 3 आ रहा है, ओके मैं मिस्टेक बहुत करता हूँ। ओके तो 5 5 3 बार 5 और एक बार 15 और 25 पे बन रहा है, हाँ 15 और 25 पे हो जाएगा। अगर मैं ए लेता हूँ 15 और बी लेता हूँ 25, अगर मैं ए लूँ 15 और बी लूँ 25, सॉरी ए 25 और बी 15 लेता हूँ मैं, तो उससे क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए करूँ, यानी ट्वाइस ऑफ 25 करता हूँ मैं और प्लस बी करता हूँ 15, तो कितना आता है ये 50 और 15 65। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो हमारी वैल्यूज़ हमने सही लेट किया। हमें फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, यानी 2 टाइम्स a + b, और a + b हमारा है क्या 25 + 15 यानी 40, यानी 80 आ रहा है, 80 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके ओके चलो नेक्स्ट फोर्थ क्या कह रहे हैं, एक रूट है हमारे पास, यानी अल्फ़ा है हमारे पास 3/2, ठीक है, अल्फ़ा है हमारे पास 3/2। व्हाट इज़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो बीटा निकालने के लिए देखो, अब यहाँ से इस क्वेश्चंस में से, इस इक्वेशंस में से मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकालता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। इसमें b क्या है 4a, जो कि पहले से माइनस है, और बाहर से माइनस यहाँ भी लगा है तो 4a बनेगा, अपॉन a जो कि a ही है तो कट के 4 आएगा, यानी सम ऑफ रूट्स क्या है 4। a + b हमारा 4 है और अल्फ़ा 3/2 है, तो बीटा क्या आएगा 4 - 3/2, है ना, यानी 5/2। आगे बात समझ में, ओके। इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? अगर a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला आता है तो वहीं से ये बन जाता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो इसमें मैं 4 की वैल्यू फिल कर देता हूँ, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आएगा हमारा 15/4, यानी 15, दैट इज़ ए कर है ये क्या, ओ मिस्टेक क्या है कि यहाँ पे 4 नहीं होता, 4 वाला दूसरा फॉर्मूला होता है, यहाँ 2 आता है, ओके। ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा यानी कट जाएगा तो 5 3 15/2, 15/2 यानी 32 में से 15 गया 17/2, ओके। तो हमारा बी आंसर, बड़ा इजी क्वेश्चन था। आगे फिफ्थ, 2 डिजिट नंबर है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज़ 8। तो इसमें तो एक याद रख लो हमेशा कि डिफरेंस जब भी ऐसा दे जाए कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिजिट इंटरचेंज कर रहे हो, डिजिट इंटरचेंज कर रहे हो, तो उसके बाद कोई नंबर दिया हो, तो जो ये नंबर होता है ना, ये हमेशा 9 से दोनों के डिजिट का 9 से डिवाइड करके ही आता है। अब ये वो पता नहीं बच्चे समझ पाए नहीं, मैं बताता हूँ आपको कि क्या हुआ है यहाँ पे। देखो 2 डिजिट नंबर क्या होता है,
इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10x प्लस वाई, यही हमारा 2 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। और क्या बोला, कह रहे कि अगर हम प्रोडक्ट ऑफ दीज डिजिट्स इज 8, यानी x मल्टीप्लाई वाई, x मल्टीप्लाई वाई कह रहे हैं 8 है। और कह रहे हैं कि अगर मैं 63 इस नंबर में ऐड कर दूं तो डिजिट क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती है, यानी ये अब बन जाएगी 10y प्लस एक्स, ये बन जाएगी। तो अगर मैं ये 63 को इधर ही रखूं और बाकी उधर लेके जाऊं, 10x प्लस वाई उस साइड लेके जाऊं, तो क्या बनेगा मेरे पास, ये 10y में से y गया 9y माइनस इधर बनेगा 9x। ओके, तो 63 9 कॉमन आएगा, y माइनस एक्स। इसका मतलब जो इसकी डिजिट्स हैं y माइनस एक्स आ रहा है, मतलब y बड़ा है इधर, यानी y बड़ा है। 10 डिजिट क्या है, y, और वो क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, x है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये डिजिट का डिफरेंस है, क्योंकि हमारा नंबर क्या है 10x प्लस वाई, ये डिजिट का डिफरेंस है, जो कि क्या है, 9 का मल्टीपल होता है हमेशा। 63 क्या है, 9 का मल्टीपल है। तो ये हमेशा याद रखो कि डिजिट का डिफरेंस हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। कब, तब जब हम डिजिट्स इंटरचेंज करते हैं, देख रहे हो, इंटरचेंज किया, तब जाके ये 63 9 का मल्टीपल निकला। तो आप डायरेक्ट वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो क्या, कि एक्स वाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से 7। ये डायरेक्ट आपको डायरेक्ट ये याद होना चाहिए दिमाग में, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपने ध्यान से देखा कि ये इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है, यानी डिजिट का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा, जो कि 63 है ही है, यानी उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, जो कि क्या है, डिजिट का डिफरेंस होगा। ओके, और ये हमें मिल गया x माइनस वाई 8। बोला क्या हमें, सम ऑफ द डिजिट बोला है क्या, यानी x प्लस वाई निकालने को बोला है। तो फॉर्मूला होता है कि मेरे प्यारे, क्या फॉर्मूला होता है कि y प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4yx। यही पिछले वाले में कन्फ्यूजन था कि 4 आएगा। y माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7, यहाँ 7 क्या करूँगा 49 आएगा, और ये क्या y x हमारा कितना है 8, तो 32 प्लस 49 हमारा कितना आ जाएगा 81 आएगा, किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। इस सारा सॉल्व होने के बाद हमारा y प्लस एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 81 के इक्वल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ पास में, इसके इक्वल्स टू 81 के इक्वल आएगा हमारा, सॉल्व करके इतना आएगा। तो y प्लस एक्स कितना आएगा हमारा 9, बस डी ऑप्शन है। ये तो पूछा गया था सम ऑफ डिजिट, जो कि y प्लस एक्स है। अगला क्वेश्चन 6, मोटर बोट का स्पीड है। ओके, देखो एक हमारे पास थी मोटर बोट, ठीक है। अगर इसको नॉर्मल पानी में घुमाएं हम, शांत पानी में, तो इसकी स्पीड होती है हमारी कितनी, x, जो कि क्या है 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर इसको ऐसे पानी में बहाएं, जो कि पानी बह रहा है, बहुत स्पीड में चल रहा है, ठीक है, मान लो इस डायरेक्शन में पानी बह रहा है। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो मोटर बोट है ना, पहले 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है। 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मतलब ये यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ जग जाता है। ये डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर है। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, पानी की डायरेक्शन में। अगर मान लो बोट पानी के डायरेक्शन में जा रहा है तो वो अपनी स्पीड से तो जा ही रहा है, साथ में पानी भी उसको और धक्का देख के उसकी स्पीड और बढ़ा रहा है। यानी डाउनस्ट्रीम के टाइम उसकी स्पीड कितनी है, x प्लस वाई है। y क्या है, पानी की स्पीड, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 30 प्लस वाई। और क्या बोला है कि और कैन कम्स बैक, वापस भी आता है यहाँ से, फिर यहाँ से ऐसे वापस आता है। कितना वापस आएगा, फिर से 60 किलोमीटर वापस आएगा। अब मान लो बोट वापस आ रही है पानी के उल्टी दिशा में, तो जितनी उसकी स्पीड होगी बोट की एक्चुअल, उतनी स्पीड से नहीं आ पाएगा, क्योंकि पानी उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, वो उसको पीछे भेजने की कोशिश करेगा, तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, अपस्ट्रीम में क्या स्पीड होगा, जितनी थी उसमें से पानी वाला माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि पानी उसकी स्पीड को कम करेगा। तो पहले थी 30, उसमें से और कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 30 माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम। और कह रहे हैं कि अगर ऐसे जाता है फिर वापस आता है तो टोटल टाइम लगता है उसको 9/2 आवर्स।
ठीक है, अभी कहानी में राम कहानी मिटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूले में लिख लेता हूँ क्या, कि पहले तो वो अपस्ट्रीम गया, और सॉरी पहले वो डाउनस्ट्रीम गया, फिर अपस्ट्रीम आया, तो जिसका टाइम लगा ना वो 9/2। अब डाउनस्ट्रीम में जो उसको टाइम लगा प्लस अपस्ट्रीम में टाइम लगा वो इक्वल्स टू है 9/2। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई लोग, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे फिल करते हैं हम टाइम का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस कितना गया वो डाउनस्ट्रीम में, 60 गया था। कितने स्पीड से गया डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, 30 + 5। अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस चला वो 30 ही गया, लेकिन स्पीड क्या है उसकी 30 - 5। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, और 9/2। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको डायरेक्ट पता है बस ये वाली चीज़ लिखनी है, डायरेक्ट आपको ये लिखना था। अब यहाँ भी क्या करोगे आप, इसको सॉल्व थोड़ी करोगे, अब पागल हो, छोटे बच्चे हो, 5 नंबर मिलेंगे, मार्क्स उतने ही मिलेंगे, तो टाइम कम है तुम्हारे पास, तो सॉल्व जल्दी करना है इसको। कैसे, देखो अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करोगे, तो मेरे पास सबसे y की वैल्यू मैं यहाँ से इन ऑप्शंस में से पुट करूँगा, क्योंकि ये y की वैल्यू इसकी, और देखूंगा कि कौन से वैल्यू y पे यहाँ पुट करने पे वो 9/2 के इक्वल आ रहा है। तो आप खुद देखो इन ऑप्शन में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको फिल करना और कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा ईजी होगा, खुद सोचो। अब जिन लोगों का दिमाग थोड़ा चला होगा वो बोलेंगे भैया आप 10 ले लो, इसको वैल्यू फिल करेंगे तो ये थोड़ा ईजी होगा हमारे लिए सॉल्व करना। तो ठीक है भाई, हम वो लेके सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो 60, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 10 लूँ तो नीचे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, प्लस ये 60/10 लूँगा यहाँ पे 20 हो जाएगा क्या। तब देखो ये कट कट के यहाँ पे कितना आएगा, 3/2 आएगा, प्लस ये कट के यहाँ पे कितना आएगा 3। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या है 9/2 आ रहा है, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। ख़त्म, बस यही करना था, बस हो गया जी। आगे, अरे भाई बस ख़त्म। थैंक यू जी यहाँ पे अपना टाइम देने के लिए, इस बेवकूफ़ के साथ थोड़ा सा बाकी बने रहो चैनल के साथ, मज़ा आएगा पढ़ने में भी, और आपकी सिलेक्शन तो मैं दिलवा के रहूँगा भाई साहब, मैथ्स मेरे पे छोड़ दो आप। बाय।